बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाएं, या फिर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट किए जाएं यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शंस को वाज़े करने के लिए, उनकी वजाहत करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में होंगे, जारी हालत में होंगे, एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक्त पर, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। क्या मतलब बनता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसको मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पर जारी हालत में जो एक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तारुफ तो हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। अब जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं और उसके एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं कि चाहे कोई भी टेंस है, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या एनी अदर टेंस, टेंस कोई भी होगा, ठीक है, उनके जब एक्टिव वॉइस करेंगे उसमें एक ही पॉइंट होगा, और वो पॉइंट ये होगा कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन, के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वो काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसके एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो ये भी उन्हीं टेंसेस की तरह सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसके एक्टिव वॉइस में भी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट ही एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखें जी, हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मुताबिक हम लगाते हैं विल बी या फिर शैल बी। ठीक है, सब्जेक्ट में अगर आई और वी होंगे तब तो हम लगाएंगे शैल, लेकिन अगर आई और वी के अलावा बाकी प्रोनाउंस या एनी अदर नाउन होगा तब हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे विल। ठीक है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक आपने विल बी या फिर शैल बी लगाना है, और उसके बाद चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और एट द एंड हमने लगा देना है ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में दिया गया है। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखते हैं। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के मुताबिक ही विल बी या फिर शैल बी लगाते हैं, और उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और एट द एंड हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलें इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। तो अब एग्जाम्पल्स में हमारे पास पहली एग्जाम्पल है ही विल बी प्लेइंग द हॉकी। अब उसमें हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक विल बी या शैल बी लगेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पैसिव वॉइस भी मौजूद है, लेकिन अभी आपने पैसिव वॉइस को नहीं देखना जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं कर लेते। अभी आपने सिर्फ इसके एक्टिव वॉइस को देखना है। ठीक है, जो ये पहली लाइन है ये एक्टिव वॉइस है। अभी सिर्फ हमने उस स्ट्रक्चर के मुताबिक एक्टिव वॉइस को देखना है। हमारे पास पहली एग्जांपल है ही विल बी प्लेइंग द हॉकी, वो हॉकी खेल रहा होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस के हमने जब डेफिनेशन की है, डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई काम बताया जाएगा, उस काम को डिस्क्राइब किया जाएगा कि वो जारी हालत में है, कंटिन्यूअस हालत में है, या इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ही विल बी प्लेइंग द हॉकी, वो हॉकी खेल रहा होगा।
दूसरी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, आई शैल बी टेकिंग एक्सरसाइज। अब देखें यहाँ पे आई मौजूद था, तो उसके मुताबिक हमने क्या लगाया है, उसके मुताबिक हमने लगाया है शैल, आई शैल बी टेकिंग एक्सरसाइज। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जांपल है, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब देखें यहाँ पर आई और वी में से तो कुछ नहीं है, तो हमारे पास दूसरा प्रोनाउन मौजूद है, उसके मुताबिक हमने क्या लगाया है, विल लगाया है। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के मुताबिक विल बी लगाया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड देन हमने लगाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जी ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब पैसिव वॉइस क्या होता है इसका और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। अब पैसिव वॉइस की जनाब डेफिनेशन देखें, एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा कि आपका जो एक्शन होगा इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की तरफ परफॉर्म किया जाएगा, सब्जेक्ट की तरफ डन किया जाएगा। ठीक है, एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये होता है पैसिव वॉइस, कि इसमें आपका जो एक्शन है वो सब्जेक्ट की तरफ डन किया जाता है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये देखें, आपका जो सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, वो आपका सब्जेक्ट बन गया। ये ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखें यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था ना, ये स्टार्ट में लगाएंगे, जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है। अब सब्जेक्ट तो स्टार्ट में लगता है, दैट इज वाई हमने इसको कहाँ पे पुट किया, स्टार्ट में पुट किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अब आपका सब्जेक्ट बन चुका है, दैट इज वाई आप इसको स्टार्ट में लगाएंगे। तो हमने इसको रीनेम भी नहीं किया, हमने इसको ऑब्जेक्ट ही रहने दिया कि ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। अब इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम विल बी या फिर शैल बी लगाएंगे। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है, इसी के मुताबिक हम विल बी या फिर शैल बी लगाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, हमारे पास यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमने पैसिव जब बनाना है तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, बट हमारे पास जो टेंस है वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास आईएनजी फॉर्म भी होनी चाहिए। अब उस आईएनजी फॉर्म को पूरा करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूट उठाते हैं, जो कि हमारे पास होता है बी, और इसी सब्स्टिट्यूट के साथ हम कर देते हैं जी आईएनजी का इजाफा, तो ये बन जाता है बीइंग। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन, हमारे पास टेंस की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई कि हमने आईएनजी लगाना है, और हमारे पास वर्ब की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद आप लगाते हैं जी बाय, और बाय के साथ आप लगाते हैं सब्जेक्ट, और अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, जो कि अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, दैट इज वाई हमने इसको रीनेम नहीं किया, बस इसको हमने लास्ट में पुट कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है, इसीलिए स्टार्ट में है, और ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो कि अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, दैट इज वाई हमने इसको स्टार्ट में ही पुट किया। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जी इसकी कुछ एग्जांपल्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, हमारे पास पहली एग्जांपल मौजूद है, अनवार विल बी राइडिंग द बाइक। अब देखें, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके मुताबिक आपने विल बी या शैल बी लगाना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और एट द एंड लगा देना है ऑब्जेक्ट। तो हमने वैसे ही किया, अनवार बाइक चला रहा होगा, अनवार, उसके मुताबिक हमने विल बी लगाया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, और एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया।
अब स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिकम्स द सब्जेक्ट, और जो आपका सब्जेक्ट है वो बिकम्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब आपका सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट आपका जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपने द बाइक को स्टार्ट में पुट करना है। क्यों? क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो द बाइक विल बी, अब विल बी किसके मुताबिक लगा है? इसी बाइक के मुताबिक लगा है। द बाइक विल बी, और उसके बाद आपने लगाना है बीइंग। बीइंग, हमने बताया ना कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट होता है और वो होता है बी। तो हमने आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसके साथ आईएनजी लगा देना है और वो क्या बन जाएगा? बीइंग। सेम यही काम हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था उसमें भी यही काम किया था। उसमें क्या किया था जी कि पैसिव वॉइस की तो रिक्वायरमेंट है कि थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन हैज़ हैव के साथ भी तो थर्ड फॉर्म लगती है। वही काम हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में किया है जब उसके पैसिव बनाए हैं कि हमारे पास हैड की, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड था, कि हैड की रिक्वायरमेंट है जी कि आप जो है वो थर्ड फॉर्म लगाएं, और उधर से पैसिव की रिक्वायरमेंट भी है कि थर्ड फॉर्म लगाएं। तो पैसिव की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब हैड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने क्या किया? इसी बी की थर्ड फॉर्म को लिया जो कि हमारे पास होता है बीन। ठीक है, तो जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हमने थर्ड फॉर्म लगानी होगी या जब हमने आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, तो हम इसी सब्स्टिट्यूट को उठाएंगे। अब हमारे पास पैसिव की रिक्वायरमेंट थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, लेकिन हमने आईएनजी की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी है। तो वो आईएनजी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने क्या किया? हमने बी को उठाया और बी के साथ आईएनजी लगा दिया, तो वो बन गया बीइंग। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था, उसके मुताबिक विल बी, द बाइक विल बी बीइंग रिडन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिडन बाय अनवार। अब अनवार आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया जी? बाय लगा दिया। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, शी विल बी टेकिंग द टी। वो चाय पी रही होगी। द टी इसमें ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। द टी विल बी बीइंग टेकन बाय हर। अब शी आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा तो इसको क्या लगाएंगे? हर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो हमने इसका क्या लगाना है जी? हमने इसका लगाना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जब इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे तो शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है जी? हर। तो आपने हर लगाना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, ग्रैंड मदर विल बी टेलिंग अस द स्टोरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसको मैं आपको पहले एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ। देखें, हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, दो किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की का डिफरेंस क्या होता है जी? हमारे पास देखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि डायरेक्ट वर्ब के साथ लिंक कर रहा होता है। इस एग्जांपल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि डायरेक्ट लिंक नहीं करता वर्ब के साथ, लेकिन होता ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है वर्ब का, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से अफेक्ट हो रहा होता है, उससे असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक है, या फिर उसका बेनिफिट हासिल कर रहा होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, ग्रैंड मदर विल बी टेलिंग अस द स्टोरी। अब इसमें इसकी उर्दू देखें, दादी जान हमें स्टोरी या कहानी सुना रही होंगी। अब इसमें वर्ब क्या है? सुनाना, टेलिंग। क्या सुनाया जा रहा है? द स्टोरी। क्या सुनाया जा रहा है? द स्टोरी। तो ये डायरेक्ट लिंक कर रहा है किसके साथ? वर्ब के साथ। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे सुनाई जा रही है? बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है? मैंने यही बताया ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो बेनिफिट हासिल करते हैं या फिर अफेक्ट होते हैं। तो अफेक्ट इसमें कौन हो रहा है? बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है? अस, हम। हमें सुनाई जा रही है, टेलिंग सुनाई जा रही है। क्या सुनाया जा रहा है? द स्टोरी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे सुनाई जा रही है?
अफेक्ट कौन हो रहा है, बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है, अस, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब यहां पे देखें, हमने इसमें उठाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है और आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे है द स्टोरी। ठीक है, अब एक और बात आपको मैं बताता चलूं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बन रहे होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, उसमें जो आपका वर्ब होता है वो इनट्रांजिटिव होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। हम एक और एग्जांपल करेंगे, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा ये चीज़। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका लिंक किसी ऑब्जेक्ट के साथ हो, यानी कि उनका ऑब्जेक्ट कोई ना कोई बनता है, जैसे ड्रिंक जूस, ड्रिंक मिल्क, पीना है, क्या पीना है? जूस पीना है, पीना है, क्या पीना है जी? मिल्क पीना है। ईट, खाना है, क्या खाना है? बर्गर खाना है। ईट, क्या खाना है? पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिनके ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे होते, जैसे कि जंप, कूदना, स्लीप, सोना, क्राई, रोना। अब ज़रा गौर करें, इनके कोई ऑब्जेक्ट बनते हैं? नहीं बनते, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाते हैं और उनके साथ कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं होते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक आएगी, उसमें आपको ये मिसाल वाज़ेह हो जाएगी। खैर, इसमें से हमने उठाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास था द स्टोरी, उसको हमने बनाया सब्जेक्ट द स्टोरी, उसके मुताबिक हमने लगाया विल बी। द स्टोरी विल बी बीइंग, क्योंकि विल बी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो बी के साथ आई हैं जी। बीइंग टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है टोल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है वर्ब की। द स्टोरी विल बी बीइंग टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। ठीक है, बाय, और आपके पास सब्जेक्ट जो था वो ग्रैंड मदर था, जो कि अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, बाय ग्रैंड मदर। अब किसे सुनाई जा रही है? अफेक्ट कौन हो रहा है? बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है? अस, हम। तो अस इसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ये एंड पे ही लिखेंगे, तो इसके साथ हम टू का इजाफा कर देंगे, टू अस, कि हमें सुनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है माई मदर विल बी कुकिंग डिनर। मेरी अम्मी डिनर पका रही होंगी, रात का खाना पका रही होंगी। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट डिनर विल बी बीइंग, बीइंग कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रिक्वायरमेंट आईएनजी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने बी को उठाया, तो बीइंग, डिनर विल बी बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, मेरी अम्मी के ज़रिए खाना पकाया जाएगा। पैसिव, जो एक्टिव और पैसिव, ये दो वेज होते हैं सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए। एक सीधा सीधा तरीका होता है, एक थोड़ा चेंज तरीका होता है। जैसे यहाँ पे है कि मेरी अम्मी रात का खाना बना रही होंगी, नीचे जो इसका पैसिव हमने बनाया है कि डिनर विल बी बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, इसकी उर्दू क्या बनेगी? इसकी उर्दू ये बनेगी कि खाना, रात का खाना मेरी अम्मी के ज़रिए बनाया जा रहा होगा, या मेरी अम्मी से बनाया जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है द टीचर विल बी पनिशिंग मी। अब देखें, पनिशिंग ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। द टीचर विल बी पनिशिंग मी, टीचर मुझे सज़ा दे रही होगी। द टीचर विल बी पनिशिंग मी, टीचर मुझे सज़ा दे रही होगी। अब इसमें देखें, अफेक्ट हो रहा है ना, मी, मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन हमने साथ ये भी देखना है ना कि वर्ब हमारे पास क्या है? वर्ब हमारे पास इनट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसमें हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना लेंगे। अभी ऊपर मैं एक चीज समझा के आया हूं ना, यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मिसाल में, कि आपके पास अगर इनट्रांजिटिव वर्ब मौजूद है और साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब के केस में इस तरह से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो देखें क्या है? मी। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आपने
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को बनाना है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? आई। ठीक है, तो ये देखें यहां पे हमने इसको बना दिया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी था, तो सब्जेक्ट जब बनेगा तो क्या बनेगा? आई, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका आई होता है। आई के मुताबिक आपने शैल बी लगाना है। आई शैल बी बीइंग। आपने टेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बी के साथ आईएनजी लगाया तो बीइंग बन गया। आई शैल बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव की रिक्वायरमेंट है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। आई शैल बी बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। आपके पास सब्जेक्ट द टीचर था तो वो अब आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, द आई शैल बी बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ा विद देयर स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। साथ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस पढ़ा। साथ मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी बताया। ठीक है, उनकी चेंजिंग कैसे हो सकती है, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उनको कैसे लिखा जा सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे लाजमी पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस एंड अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।